हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रत्नेश सिंह और मेरा ये चैनल है कीन कॉन्सेप्ट। इस चैनल का मेन पर्पस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में आपको समझाना। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दिए जिससे कि कोई भी मेरा वीडियो आपसे मिस ना हो। और ये जो मैं वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ बना रहा हूँ ये स्पेसिफिकली सी प्रोग्राम्स के लिए बना रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट सी प्रोग्राम्स है जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर ये ट्यूटोरियल सीरीज़ है। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो सी के थ्रू। तो उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि थंब रूल क्या है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। मतलब कि आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हो, क्या उसका रूल है और उससे जो रिजल्टेंट बनेगा वो किस तरह की मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एक मैट्रिक्स है जिसके जो ये नंबर ऑफ रोज हैं और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है। और इसके ये सेकंड मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई और ये सेकंड मैट्रिक्स हो गई। इसके नंबर ऑफ रोज ये पी नंबर ऑफ रोज हैं और क्यू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वन एंड टू को, तो हमारा जो रिजल्टेंट क्या होगा और किस तरह की मैट्रिक्स होगी। तो सबसे पहले इसके लिए हमारी कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि अगर आपके जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल होते हैं, ये सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज है, अगर इसके इक्वल होते हैं मतलब n इक्वल टू अगर p होता है, तभी आप उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट भी आपको एक मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी m इंटू क्यू या m क्रॉस क्यू बोले तो m क्रॉस क्यू की बनी है। ठीक है। तो ये इसका मेन थंब रूल होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो अगर आपकी ये कंडीशन मीट नहीं होती है, ये जो आपकी कंडीशन है यहाँ पे, ये अगर मीट नहीं होती है तो आप ये मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते दो मैट्रिक्स का। तो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट चीज हम समझेंगे कि क्या लॉजिक होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। बेसिकली जब आप मल्टीप्लाई करते हो दो मैट्रिक्सेस को, तो क्या लॉजिक आप अप्लाई करते हो, कैसे आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है। तो सपोज ये हमारी दो मैट्रिक्स हैं। तो इसमें ये हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है ए और ये हमारी सेकंड मैट्रिक्स है बी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने 3 क्रॉस 2 लिखा है। तो 3 क्या स्पेसिफाई कर रहा है, 3 स्पेसिफाई कर रहा है कि इसमें 3 रोज हैं। ठीक है। 1 2 और 3। और 2 क्या स्पेसिफाई कर रहा है, 2 स्पेसिफाई कर रहा है इसमें 2 कॉलम्स हैं, 1 एंड 2। सिमिलरली ये हमारी सेकंड मैट्रिक्स है, इसमें हमने 2 क्रॉस 3 लिखा है। तो 2 क्या स्पेसिफाई कर रहा है, 2 स्पेसिफाई कर रहा है इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हो गए, 1 2 एंड 3। ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें एक जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो हमने जैसे पहले ही देखा था रूल में कि हमें 3 क्रॉस 3 की मिलेगी। ठीक है। तो ये हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो 3 क्रॉस 3 की बनेगी। अब हम देखिए तो हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, कि जिसमें हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है, हर एक रो, ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से मतलब 1 2 और 3 हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। और मल्टीप्लाई कैसे होगी, इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, मतलब जैसे इस रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इस रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने क्या किया है, A11 मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को हमने B11 मतलब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई किया है। फिर हमने A12 को हमने B21 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर आप यहाँ पे देखो A12 को B21 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अगर हम ऐसे देखें तो ये वाला हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा, और जो मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों का उनका हम सम कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो हमने एडिशन किया हुआ है। सिमिलरली अब इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया वन वाले कॉलम से, तो अब ये वाला हमारा क्या होगा, ये फिर से ये वाली रो हमारी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो ये सेकंड एलिमेंट के लिए आप देखो A11 को हमने
B12 से मल्टीप्लाई किया है, और फिर A12 को हमने B22 से मल्टीप्लाई किया है, और दोनों को हमने फिर से यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, अगर इन दोनों पे देखें तो हमने फिर से ऐड कर दिया है, तो इससे हमें फिर दूसरा एलिमेंट मिल गया है। सिमिलरली फिर इस वाले रो को हम थर्ड वाले कॉलम से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमें थर्ड एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हम पहली रो, हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स की अगर हमें जब पहली रो मिल जाएगी, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसकी सेकंड रो पे मूव हो जाएंगे। फिर इस सेकंड रो को हम इसके सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आप देखो तो इसकी सेकंड रो में भी वही किया गया है कि A21 को B11 से मल्टीप्लाई किया है, और A22 को B21 से मल्टीप्लाई किया है, और दोनों को ऐड कर दिया है। उसी तरह A21 को B12 से मल्टीप्लाई किया है, और A22 को B22 से मल्टीप्लाई किया है, और ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरह इस मैट्रिक्स का हमारे एलिमेंट्स कैलकुलेट होते हैं, जो मल्टीप्लाई करके हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है, उसके एलिमेंट्स इस तरह से कैलकुलेट होते हैं। तो अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये ए मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये हमारी सेकंड मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट्स अगर आप देखें तो 2 4 6 8 1 3। उसी तरह यहाँ पे भी हमने एलिमेंट्स लिए हुए हैं, तो ये भी एक न्यूमरिक मैट्रिक्स है, 4 8 7 3 2 9। तो अब ये हमारा इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सी। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने वही किया है कि इसके 2 4 को इसके 4 3 से मल्टीप्लाई किया है, और ऐड करके इसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे हमने बना दिया है। ठीक है, और 2 4 को हमने 8 और 2 से मल्टीप्लाई किया है, जिससे 2 × 8 और 4 × 2 हमारा इसका सेकेंड एलिमेंट बन गया है। सिमिलरली 2 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, और 4 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, और इसका थर्ड एलिमेंट बन गया है। फिर हम सेकेंड रो पे आ गए हैं। सेकेंड रो पे हमने इसकी सेकेंड रो को पकड़ा है, ठीक है, 6 और 8, और इसको हमने फिर से इनके हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। जैसे हमने 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया पहले, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, और उसका एडिशन ले लिया। फिर सिमिलरली 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और इसका एडिशन ले लिया। फिर सिमिलरली 6 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, और 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, और इनका हमने एडिशन ले लिया। तो इससे हमें इसकी सेकंड रो मिल गई। यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो मिल गई। थर्ड रो के लिए फिर से हम इसके 1 और 3 पे मूव करेंगे, और 1 और 3 को हम इससे 4 3 और 8 2 और 7 9 से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो इससे हमें इसके बाकी के एलिमेंट्स यहाँ पे थर्ड रो के एलिमेंट्स मिल गए हैं। तो ये हमारी एक रिजल्टेंट जो हमारी मल्टीप्लिकेशन की मैट्रिक्स है वो बन गई है। तो अगर आप देखें तो जब हम इसे सम कर देंगे, जो इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे 20 24 50 48 64 114 13 14 ये करके हमारी ये अब हमारी रिजल्ट, जो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल है जिसे हम प्रोग्रामिंग से भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो अब हम समझेंगे कि सी में ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जिसमें हम अपनी मैट्रिक्स को स्टोर कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, ये हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये हमारी सेकंड मैट्रिक्स है, और ये हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिली है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप देखें तो ये किस टाइप के हैं, ये सारे हमारे इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, ये सारे, और ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, ये हमारी सेकंड रो हो गई, और ये हमारी थर्ड रो हो गई। तो अगर ये सारे हमारे इंटीजर टाइप्स के हैं, मतलब सारे हम कह सकते हैं होमोजीनियस डेटा टाइप्स हैं। और होमोजीनियस डेटा टाइप्स होने के बाद अगर देखें तो फर्स्ट रो जो है, इसका साइज कितना है, 2 का है। सेकंड रो का भी साइज हमारा 2 का है, और थर्ड रो का भी साइज हमारा 2 का है। तो ये हम कह सकते हैं ये सारे हमारे होमोजीनियस डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, और जो कि हमारे फिक्स साइज के भी हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम किस में स्टोर करते हैं, अरे में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो फर्स्ट रो को हम एक अरे में स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो इंटीजर टाइप के हम अरे में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम इंटीजर टाइप के अरे में स्टोर कर सकते हैं, सेकंड रो को। सिमिलरली थर्ड रो को भी हम इंटीजर टाइप के अरे में स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हम केवल रो लेवल पे बात कर रहे हैं, तो हर एक रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे न्यूमरिक हैं, इनको हम या बोलें ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं, तो इनको हम इंटीजर टाइप के अरे में स्टोर कर सकते हैं। तो अब ये हमें तीन अरेज मिल गए, राइट, 3 इंटीजर अरेज मिल गए। तो अगर हम देखें तो ये भी तो हमारे इंटीजर टाइप के अरे, मतलब सारे होमोजीनियस है, सारे सेम है, राइट। और इनका साइज भी हमारा 3 का फिक्स्ड है, मतलब 3 एलिमेंट्स ही हैं। तो इनको भी हम इन टर्न फिर अगेन इनको भी तो हम एक अरे में डाल सकते हैं ना।
तो जब हम उनको अरे में डालेंगे तो हमारा एक इंटीजर टाइप का अरे ऑफ अरे मिल जाएगा। तो अरे ऑफ अरे को हम क्या बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे, और या हम बोल सकते हैं अगर दो ही डायमेंशन है तो टू डायमेंशनल अरे। ठीक है, तो इसको हम टू डायमेंशनल अरे भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो दो ही हमारे, एक एक्स और एक वाई, या बोले दो डायमेंशन है हमारे, एक रो और एक कॉलम का। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे कितने कितने रोज हैं, दो रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं। तो हमारा जो साइज है वो फिक्स्ड है, इसको भी हम टू डायमेंशनल अरे में स्टोर कर सकते हैं, इंट अरे ऑफ अरे। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि इसका साइज हमें इसका साइज हमारा क्या है कि थ्री रोज हैं, तो ये फर्स्ट वाला जो ये ब्रैकेट है ये हमारा रो के लिए है, और जो सेकंड वाला ब्रैकेट है ये हमारा कॉलम्स के लिए है। ठीक है, और तो अब अगर देखें तो हमारा, इसको हम देखें तो ये इंट ए हमने अरे का नाम लिया, इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, या हम यहाँ पे ए स्पेसिफाई किया इसलिए हमने ए स्पेसिफाई किया यहाँ पे। और इसका जो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये हमारा रो का साइज हो गया, तो रो हमारी तीन है तो यहाँ पे तीन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे दो हमारा क्या है, कॉलम को स्पेसिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे कॉलम्स दो हैं तो यहाँ पे दो का साइज आ गया। तो ये हमारा इंटीजर टाइप का टू डायमेंशनल अरे में हम अपनी इस वाली मैट्रिक्स को स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे इंटीजर टू डायमेंशनल अरे में हम इस वाली मैट्रिक्स को भी स्टोर कर सकते हैं, बस क्या साइज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारी दो रोज थी तो दो आ गया, और यहाँ पे हमारे तीन कॉलम्स थे तो तीन आ गया। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा रिजल्टेंट है मैट्रिक्स है, ये भी हमारा इंटीजर टाइप का टू डायमेंशनल अरे आएगा। ठीक है, अब लेकिन इसका साइज क्या है, हमारा थ्री क्रॉस थ्री का है, तो यहाँ पे रो ये हो गया और ये हमारा कॉलम का साइज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा टू डायमेंशनल इंटीजर टाइप अरे में हम अपनी मैट्रिक्स को स्टोर कर सकते हैं। अब हम सी के प्रोग्राम को समझेंगे लाइन बाय लाइन, जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे। पहले हम इसे लाइन बाय लाइन समझेंगे और उसके बाद फिर हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने फर्स्ट रो पे क्या इंक्लूड किया है, stdio.h। हमने अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है, जो कि हम करते ही हैं, जहाँ पे printf scanf ये सब फंक्शन होते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा मेन फंक्शन, जहाँ से एग्जीक्यूशन आपका प्रोग्राम का स्टार्ट होगा जिस फंक्शन से। तो ये फाइन है, राइट। अब हम यहाँ पे देखें तो ये हमारी जो यहाँ पे ये रो है, इसमें हमने क्या किया, अपनी मैट्रिक्स को डिक्लेयर किया है। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि हम टू डायमेंशनल अरे में अपनी मैट्रिक्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप का फर्स्ट मैट्रिक्स, हमने पहली मैट्रिक्स को नेम दे दिया है, और ये हमारा टू डायमेंशनल अरे है, तो इसको हमने साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब अरे का डिक्लेरेशन कर रहे हो तो आपको साइज बताना पड़ेगा, क्योंकि अरे फिक्स साइज का होता है। ठीक है, इसी तरह हमने सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी हमने यहाँ पे ले लिया है, और थर्ड मैट्रिक्स के लिए भी हमने यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड आप मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो, तो ये बेसिकली वेरिएबल आपका डिक्लेरेशन हो गया अरे का। ठीक है, अब हमें बेसिकली ये सारे जो मैट्रिक्स हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हम यूज़र से लेना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है, जहाँ पे हम यूज़र को नोटिफाई कर रहे हैं कि काइंडली एंटर द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। तो हम पहले फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्स यूज़र से लेंगे, फिर हम सेकंड मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्स लेंगे यूज़र से। तो जैसे कि ये हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स थी। ठीक है, अब ये फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए अगर हमें एलिमेंट लेने हैं, तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप समझने वाली बात है कि इसमें दो डायमेंशन है, मतलब वन टू थ्री रोज हैं और वन टू कॉलम्स हैं। तो हमारे हर एक जो हम फॉर लूप लगाएंगे एलिमेंट्स को रिसीव करने के लिए, तो हर एक फॉर लूप एक डायमेंशन को बता रहा है। ठीक है, पहला जो फॉर लूप है ये हमारी नंबर ऑफ रोज के करस्पॉन्डिंग है, और ये जो दूसरा फॉर लूप है वो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग है। तो अब आपको ये पता है कि जो अरे में जो इंडेक्स होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो फॉर लूप के अंदर ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, और जिसको हमने जीरो से स्टार्ट किया है, राइट, वन से स्टार्ट नहीं किया, जीरो से स्टार्ट किया है। और उसके बाद जो ये हमारा जो कंडीशन है, इसको हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारा वन टू एंड थ्री तक जा रहा है, राइट, रो, तो हम यहाँ पे इसको थ्री से लेस ले रहे हैं। इस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम वन से स्टार्ट करते तो लेस देन इक्वल टू थ्री लेते। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स हमारा जीरो से होता है, जब हम अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं तो इंडेक्स के थ्रू करते हैं। तो इस रो का जो इंडेक्स होता है वो पहला जीरो, फिर वन और फिर टू होगा। उसी तरह कॉलम का इंडेक्स भी जीरो और वन होगा। ठीक है,
तो इसलिए हम इसको 0 से 3 से लेस ले रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा सेकंड फॉर लूप है वो हमारा कॉलम्स के लिए है। तो इस सेकंड फॉर लूप में भी आप देखो तो इसको जे जो हमने लिया है वो 0 से लिया है और जे को लेस देन 2 लिया है, ठीक है, और जे प्लस प्लस। तो ये दो फॉर लूप, ये हमारा रोज के लिए हो गया और ये हमारा कॉलम्स के लिए हो गया। तो ये आप समझ लो कि जो डायमेंशन है उतने हम फॉर लूप लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रिंटफ स्टेटमेंट से आप क्या बताते हो, आप कह रहे हो यूज़र को कि आप एंटर करो, यूज़र को स्पेसिफाई करोगे, राइट, तभी उसे समझ में आएगा कि हाँ उसे एलिमेंट्स को एंटर करना है। तो आप यहाँ पे ये एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स, ये तो एज इट इज प्रिंट करेगा। फिर ये परसेंटाइल डी क्यों लिखा है, ये हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर है। क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये क्या बता रहा है कि अच्छा यहाँ पे ये वाले वेरिएबल्स हमारे ये प्रिंट होंगे, इनकी जो जो वैल्यू होगी। तो आई और जे, अब जैसा कि हमने यहाँ पे लिया है, आई और जे किसको किसको बता रहा है, इंडेक्स को बता रहा है। तो ये हमारा 0 से 3 तक, मतलब लेस देन 3 तक, या बोले 0 से 2 तक रो के लिए, और 0 से 1 तक हमारा कॉलम के लिए चेंज होगा। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे आई और जे वेरिएबल्स हैं और इन्हीं को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो जब फर्स्ट टाइम ये चलेगा तो यहाँ पे बोलेगा 0 एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स 0 0 एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद ये आप स्कैन ऐप से उसके ये फॉर्मेट स्पेसिफायर अगेन है और ये एड्रेस हो गया जहाँ पे आप मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को स्टोर कराओगे अरे में, ठीक है। तो यहाँ पे आई और जे इसके इंडेक्स हो गए, जो इसके जो अरे में जो इंडेक्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं एलिमेंट के, ठीक है। और यहाँ पे आपने एम्परसेंट लगा दिया क्योंकि ये एड्रेस पे स्टोर करेगा जो भी आपके इनपुट है। तो ये बेसिकली ये जो पूरा जो फॉर लूप है, ये दोनों फॉर लूप चल के आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको इस फर्स्ट मैट्रिक्स अरे में आपके स्टोर करा देंगे। अब हम मूव करते हैं ये नेक्स्ट ब्लॉक पे। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सेकंड मैट्रिक्स, जैसे हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को यूजर से एंटर करवाया वैसे ही हम सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को भी यूजर से एंटर कराएंगे। उसके लिए हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया है जिससे कि यूजर को ये पता चल पाए ओके अब उसे सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एंटर करना है। अब यहाँ पे देखें तो सेकंड मैट्रिक्स के पे हमारे पास कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे जो रोज हैं इसके करस्पॉन्डिंग एक फॉर लूप चलेगा और कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग एक फॉर लूप चलेगा। तो अगर हम देखें तो पहला फॉर लूप हमने किसके करस्पॉन्डिंग, रोज के करस्पॉन्डिंग चलाया है, 0 से हमने 2 से लेस तक लिया है, मतलब 0 से 1 तक लिया है। क्योंकि हमारा इंडेक्स, क्योंकि जब हम फॉर लूप चलाते हैं तो उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो इंडेक्स को स्पेसिफाई करते हैं क्योंकि हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करना है अरे में। सिमिलरली ये सेकंड फॉर लूप है, इसमें भी अगर आप देखो तो कहाँ से कहाँ तक चला है, 0 से 2 तक चला है, ठीक है, 3 से लेस तक, मतलब ये हमारा 0 1 और 2 इंडेक्स की अब मैं बात कर रहा हूँ, 0 1। तो ये हमारा रोज के लिए हो गया और ये हमारा कॉलम्स के लिए हो गया, सिमिलरली जैसे कि हम भी हमने पहले देखा है। फिर आप ये प्रिंट एफ करके उससे बताते हो कि सेकंड मैट्रिक्स का आप ये वाला एलिमेंट आपको एंटर करना है यूजर से। और यहाँ पे स्कैन एफ में भी आप उसके एलिमेंट को रिसीव करते हो। तो रिसीव करने के लिए परसेंटाइल, क्योंकि न्यूमरिक टाइप है तो हमने परसेंटाइल डी दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारे ये बेसिकली एड्रेस है जहाँ पे आप स्टोर करा रहे हो, ठीक है। तो जैसे अरे का आपका ये वाला हमारा रो इंडेक्स हो गया, ये वाला हमारा कॉलम इंडेक्स हो गया और ये अरे का नाम हो गया। तो इस पे जो एलिमेंट को स्टोर कराना है तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होते हैं। तो ये हमारा M% जो बेसिकली है ये हमारा मेमोरी एड्रेस को स्पेसिफाई कर रहा है, जैसे कि हमारे स्कैनफ का जो सिंटेक्स होता है। ये हमारा जो प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने पहले फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने यूजर से इनपुट लेके क्रिएट कर लिया है और सेकेंड मैट्रिक्स को भी यूजर से इनपुट लेके क्रिएट कर लिया है। तो हम अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट ब्लॉक को समझेंगे। तो ये वाला जो हमारा ब्लॉक है ये बेसिकली हमारे जो रिजल्ट मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर रहा है 0 से। और ये हमें क्यों करने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि जो हमने जो रिजल्ट मैट्रिक्स ली है उसमें इनिशियली जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो उनमें होगी गार्बेज वैल्यू। तो गार्बेज वैल्यू को अगर हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब गार्बेज वैल्यू के साथ जो भी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो वो वैल्यू भी गार्बेज बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हमारी टारगेट मैट्रिक्स उसके एलिमेंट्स को हमने अभी यूजर से क्योंकि वो तो हमें कैलकुलेट करनी है रिजल्ट मैट्रिक्स, उसको तो हम यूजर से लेंगे नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स को हमने यूजर से ले लिया था तो उसके एलिमेंट्स हमारे यूजर के इनपुट से इनिशियलाइज हो गए थे। लेकिन जो हमारी जो रिजल्ट मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स में हमारे गार्बेज वैल्यू थी। तो हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमारे रिजल्ट मैट्रिक्स में भी हमारे 2 डायमेंशन है, रो और कॉलम, ठीक है। तो रो के करस्पॉन्डिंग एक फॉर लूप चलाना होगा और कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक फॉर लूप चलाना होगा।
तो ये 0 से <3 तक एक फॉर लूप चलेगा, सिमिलरली 0 से <3 तक दूसरा फॉर लूप चलेगा। और रिजल्ट मैट्रिक्स के रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स को वेरी करते हुए उसमें हम 0 सेव कराएंगे। तो फाइनली जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो इनिशियलाइज हो जाएगी इस तरह से, जिसके सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे 0 0 0 0 0 हो जाएंगे। ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसके इनके एलिमेंट्स में अगर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो वो हमारा गार्बेज वैल्यू नहीं देगा। अब आते हैं इस नेक्स्ट ब्लॉक पे। तो ये हमारे प्रोग्राम का मेन ब्लॉक है। अगर यहाँ बोलें तो हम कर रहे हैं अपना मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और इसमें हमने 3 फॉर लूप लिए हैं, तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा हमने ऐसा क्यों किया है। तो सबसे पहले हम देखें तो ये वाला जो हमारा है फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज है। ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है। सिमिलरली ये हमारा सेकंड मैट्रिक्स का रो है और ये सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम है। और ये हमारा जो है रिजल्ट मैट्रिक्स की रो और रिजल्ट मैट्रिक्स का कॉलम है। अगर हम देखें तो हमारी कंडीशन थी कि अगर इसका कॉलम और इसका रो अगर मैच करेगा तो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उसका जो रिजल्ट मैट्रिक्स का जो डायमेंशन आएगा वो डायमेंशन होगा ये इसकी रो के इक्वल, और इसका जो कॉलम होगा वो सेकंड वाले के कॉलम के इक्वल होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे कितने यूनिक डायमेंशंस हैं, तो एक तो ये हमारा हो गया 1। ठीक है। और ये कॉलम और रो ये दोनों सेम है तो ये हो गया हमारा दूसरा डायमेंशन। ठीक है। और ये कॉलम तो ये हो गया हमारा तीसरा डायमेंशन। तो बेसिकली 3 यूनिक डायमेंशंस हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हमने 3 फॉर लूप चलाए हैं। तो अगर ये वाला हम देखें तो ये वाला हमारा रोज को बता रहा है। हमारा इसको इसको ले लें या तो टारगेट की रो को ले लें। ठीक है। चाहे तो इसको ले लें, बात बराबर है। ठीक। और उसके बाद ये जो हमारा सेकंड फॉर लूप है ये हमारा टारगेट जो हमारा रिजल्ट आया है उसके कॉलम्स को बता रहा है। तो ये इसको बता रहा है। ठीक है। अब जो थर्ड वाला है डायमेंशन है जो हमारा ये जो बीच वाला जो डायमेंशन बच गया, इसके लिए हमने ये वाला फॉर लूप लगाया है। ठीक है। अब ये वाला फॉर लूप देखो तो 0 से <2 तक जा रहा है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे 2 और 2 कॉलम्स थे, इसमें 2 रोज थी, तो ये हमारा 0 से 2 तक गया है। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इस लाइन पे। अब यहाँ पे हम वही चीज कर रहे हैं कि जब हम फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के रोज आई जैसा कि पहला फॉर लूप है, फिर कॉलम्स जैसा कि सेकंड फॉर लूप का जो हमारा इंडेक्स है, प्लस इक्वल टू ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझ लो कि अगर हमारा a+=2 लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है a=a+2, मतलब ये दोनों सेम है। ठीक है। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा फॉर लूप ये बार बार चलेगा, ये वाला लूप भी बार बार चलेगा, तभी तो एलिमेंट कैलकुलेट होगा ना, तभी तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होके उसका रिजल्ट कैलकुलेट होगा। तो जो उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें हम ऐड करेंगे हर एक मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं प्लस इक्वल टू, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स आई और के। तो अगर देखो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज कौन सी हैं, हमारा ये वाला डायमेंशन है। ठीक है। जो कि जिसको हम ये कह सकते हैं पहला वाला फॉर लूप। और जो कॉलम्स हैं वो कौन सा है, ये तीसरा वाला फॉर लूप का है, इसलिए हमने के लगा दिया। सिमिलरली सेकंड वाली मैट्रिक्स की रोज क्या है, हमारा के वाले का है, तीसरा वाला फॉर लूप। और जो कॉलम्स हैं वो हमारा सेकंड वाला फॉर लूप है, तो वो हमने लगा दिया। ठीक है। तो अब इसी तरह से ये जो हमने लिखी है ये वाली रो, इससे हमारा मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है। तो इसी से हमारा पूरा जो कैलकुलेशन होगा मैट्रिक्स के जो रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन का वो कैलकुलेट होगा इस वाले रो से। अब आते हैं हम लास्ट पार्ट पे। जब हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैलकुलेट हो गई है तो उसे हमें प्रिंट भी कराना है, राइट। तो प्रिंट कराने के लिए हमने ये वाला ब्लॉक लिखा है। तो अगर इस वाले ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रिंटफ फंक्शन में हम बता रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट ये है जो भी हमारा बिलो प्रिंट होगा। ठीक है। और उसके बाद हम ये जैसे रिजल्टेंट मैट्रिक्स में हमारे 2 ही डायमेंशन होंगे, राइट, तो हमें 2 ही फॉर लूप लेने की जरूरत है और उनको 0 से <3 तक चलाने की जरूरत है क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है। फिर प्रिंटफ में हमें कुछ नहीं, फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है और एक हमने यहाँ पे स्पेस दिया है कि जब हमारे मैट्रिक्स प्रिंट हो तो हमें एलिमेंट्स सेपरेट दिखें, एक दूसरे के साथ अपेंड ना करें, इस वजह से हमने यहाँ पे एक स्पेस दिया है।
ठीक है। उसके बाद ये हमारा रिजल्ट मैट्रिक्स का, जैसे कि हमारा यहाँ पे रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, और ये वाला जो स्टेटमेंट हमने लिखा है प्रिंटफ बैकस्लैश n, क्योंकि अगर देखो तो ये वाला जब अंदर फॉर लूप है, ये जब आपकी एक रो को प्रिंट करा देगा, जब आपको नेक्स्ट रो में मूव करना होगा तो आपको लाइन चेंज करनी पड़ेगी, राइट, मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए। तो ये यही कर रहा है, बैकस्लैश एन का मतलब क्या है, ये आपकी लाइन चेंज कर रहा है जब आपकी जब नेक्स्ट आपको रो पे प्रिंट कराना है। सिमिलरली यहाँ पे जब नेक्स्ट रो प्रिंट होगी तो फिर से वो लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है। और ये रिटर्न जीरो कुछ नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत में हमने इंट मेन फंक्शन लिया था, तो इसका रिटर्न टाइप हमने इंट लिया था, तो हम जीरो रिटर्न करके अपने कॉलिंग एनवायरनमेंट को ये बता रहे हैं कि अब हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेस हो गया है। तो ये हमारा जो ओवरऑल प्रोग्राम है, तो इसको मैंने आपको समझा दिया है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ, और उसके साथ मैंने सी का मिन जी डब्ल्यू कंपाइलर अलग से डाल रखा है, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू रन करूँगा। आप किसी भी आईडी के थ्रू रन कर सकते हैं, और आप टर्बो सी के थ्रू भी इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो उस केस में शायद आपको conio डॉट एच को इंक्लूड करना पड़े, क्योंकि आपको CLR, SCR और getch कमांड्स की जरूरत पड़ सकती है आपको कंसोल पे आउटपुट देखने के लिए। तो अब हम अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो ये सेम प्रोग्राम है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसको मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट करा है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डॉट सी नाम से मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया है। तो अगर आप देखो तो ये पूरा पूरा प्रोग्राम सेम प्रोग्राम है जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम टर्मिनल ओपन करेंगे, और टर्मिनल में हम लिखेंगे GCC और इस प्रोग्राम का नाम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डॉट सी, जिस नाम से सेव हुआ है उसका पूरा हम एक्सटेंशन के साथ नेम देंगे और एंटर करेंगे। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे इसने कोई भी एरर नहीं दिया है। एरर नहीं दिया है मतलब ये हमारा प्रॉपरली कंपाइल हो गया है। इसको अगर हम एक्सप्लोरर में देखें तो यहाँ पे देखिए ये a.exe फाइल बन गई है एप्लीकेशन नाम से। इसको हम कह सकते हैं a.exe। तो जब ये कंपाइलर जब हमारा कंपाइल करता है सी कंपाइलर, तो a नाम से एक फाइल बना देता है। ठीक है, अगर कोई भी एरर नहीं होता। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, .a लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है ये काइंडली एंटर द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट मैट्रिक्स 0 0 एलिमेंट को एंटर करने के लिए कह रहा है। तो हम एंटर करेंगे एक एक करके सारे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आएगा 6, फिर 8, फिर 1, फिर 3। ये मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया है। अब सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट से पूछ रहा है, तो 4, 8, 7, 3, 2, 9। तो ये हमने सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हमने यूजर ने एंटर करा, और इसके बाद देखिए इनिशियलाइजिंग मेंबर्स ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स टू 0। तो ये हमारा वो जो हमने इनिशियलाइजेशन किया था वो मैसेज यहाँ पे आया है। फिर इसने मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को भी प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो अब जो हमने डिस्कस किया था, जो रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया था, वो इससे सेम है, मैच हो रहा है, मतलब कि हमारा प्रोग्राम करेक्टली रन हो रहा है। तो अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू एग्जीक्यूशन में और सेटअप में कुछ इशू आ रहा है, तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आप विजुअल स्टूडियो कोड और सी कंपाइलर अपने सिस्टम में सेटअप करके विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू सी के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सी प्रोग्रामिंग के थ्रू वो प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। और लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो, क्योंकि ये पूरी सी प्रोग्राम्स की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज है जिसमें कि सी के इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स अपलोड होंगे। तो आप कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, इस वजह से आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।